कि आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में भारत में लागू की गई थी। इसके अलावा जो दंड प्रक्रिया संहिता है जिसे सीआरपीसी के नाम से जाना जाता है, यह 1973 में भारत में लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सबसे पहले तो आप इनका सन याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आईपीसी 1860 में देखिए देश में लागू की गई थी और सीआरपीसी को 1973 में देश में लागू किया गया था। लेकिन देखिए दोस्तों, दोनों ही क्रिमिनल लॉ है। आईपीसी एक मौलिक विधि है, जबकि सीआरपीसी जो है एक प्रक्रिया विधि कहलाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की, जिसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में देखिए 1860 में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। सबसे पहले 1834 में पहला विधि आयोग भारत में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही देखिए आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसी के आधार पर 1860 में आईपीसी को लागू किया गया। अब इसका कार्य क्या है? तो देखिए आईपीसी देश में अपराधों को परिभाषित करती है और देश में दंड का प्रावधान करती है। कोई भी अपराध देश में किस परिस्थिति में किया गया है, किस सिचुएशन में किया गया है और उसके लिए सजा और पेनल्टी के क्या क्या प्रावधान हैं, ये आईपीसी में उल्लेखित है। तो देखिए आईपीसी में अपराध के बारे में बताया गया है, उसे परिभाषित किया गया है और उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि देखिए अगर हम सीआरपीसी की बात करें, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें, तो इसमें उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप होगे कंफ्यूज, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। आईपीसी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आईपीसी में अपराध को परिभाषित किया जाता है और उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अपराध घोषित कर दिया गया, सजा दे दी गई, जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन देखिए अब अपराधी को किस कंडीशन में गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार करने का अधिकार किसे है, मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, वकील के क्या अधिकार और कर्तव्य है, इन सभी का जो उल्लेख है वो दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी में किया गया है। क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आईपीसी में सजा का प्रावधान है और सीआरपीसी में उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत में सीआरपीसी देखिए 1973 में पारित हुआ था, जबकि ये लागू एक वर्ष बाद 1 अप्रैल 1974 में किया गया था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और आपको एटलीस्ट मोटे मोटे तौर पर यह तो पता चल गया होगा कि दोनों का विधि में कार्य क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता को भारत में 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 में संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब आईपीसी का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों पर होगा, इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 1 में किया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद आईपीसी को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वर्तमान में आईपीसी की धाराएं संपूर्ण भारत में लागू हैं। इसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो आंसर बी। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो यहाँ पर धाराएं पूछी गई हैं, तो वो है 511। भारतीय दंड संहिता को 23 अध्याय और 511 धाराओं में बांटा गया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? अब देखिए सबसे पहले तो सामान्य आशय का अर्थ समझिए। देखिए जब भी कोई एक अपराध एक समूह के द्वारा किया जाता है और उस अपराध में उस पूरे समूह का कोई ना कोई फायदा छिपा होता है, तब देखिए हर व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए इसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले किया है। तो इसीलिए उस एक अपराध के लिए देखिए सभी को बराबर सजा दी जाएगी। अब ये जो प्रावधान है
आईपीसी की धारा 34 में दिया गया है, जिसे सामान्य आशय का अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता विधि है, तो देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये एक मौलिक विधि है, तो यहाँ आंसर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। प्रथम विधि आयोग कब बना? वेरी सिंपल, प्रथम विधि आयोग 1834 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है। अपराध की परिभाषा दी गई है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अपराध होता क्या है। तो देखिए, अपराध ऐसा कोई भी कार्य या ऐसी कोई भी गलती जो कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय है, वो अपराध कहलाती है। सीआरपीसी 1973 की धारा 2N में देखिए अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आंसर बी। अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो देखिए बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। स्थानीय विधि, यहाँ पर आप केवल धारा को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। धारा 42 में स्थानीय विधि का उल्लेख किया गया है। स्थानीय विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जो कि किसी स्थान विशेष पर लागू हो। तो यहाँ से आंसर मिल गया, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। आईपीसी की धारा 42 में प्रयुक्त जो स्थानीय विधि है वो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो आईपीसी की धारा 53 जो है वो दंड से संबंधित प्रावधान करती है। इसके अनुसार देखिए 5 प्रकार के दंड होते हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर या सादा कारावास, संपत्ति का अपहरण या फिर आर्थिक दंड। तो आईपीसी की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो देखिए दोस्तों, जल्लाद कौन होते हैं? आपने मूवियों में देखा होगा, जो कि फांसी के तख्ते पर अपराधी को लटकाते हैं। तो जो फांसी के तख्ते का हैंडल खींचता है वही जल्लाद होता है। अब देखिए, क्या उसने किसी व्यक्ति को मारा है या उसकी जान ली है तो उसे किसी प्रकार की सजा दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और यह जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 78 में किया गया है। धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड देने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है। धारा 78 यह प्रावधान करती है कि कोई भी ऐसी बात जो कि न्यायालय के निर्णय या उसके आदेश के अनुसार की जाए वह अपराध की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। तो जल्लाद जो मृत्यु दंड देता है वो न्यायालय के कहने पर ही देता है, तो इसीलिए जल्लाद को उसके कर्मों की या अपराध की सजा नहीं दी जाती। तो आंसर हो गया आंसर बी। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 78 में किया गया है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि मूवियों में हमने ये बहुत देखा है। 2 धाराएं आपको सबसे ज़्यादा पता होती है, धारा 302 और धारा 307। 302 में किसी का भी मर्डर करने के लिए सजा दी जाती है और 307 के तहत हत्या के प्रयास के लिए सजा दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है: किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाकर, उसकी सहायता करके या फिर षड्यंत्र के द्वारा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, षड्यंत्र ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर डी। दुष्प्रेरण का जो अपराध है वो संविधान की धारा 107 में उल्लेखित है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाने, उसकी सहायता करने और उसके साथ अपराध का षड्यंत्र करने के लिए दुष्प्रेरण की अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो देखिए, आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है वो आईपीसी की धारा 120 बी में उल्लेखित है। इसके अलावा
120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। 121 में अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई भी दंडनीय अपराध करता है या फिर उसके विरुद्ध कोई भी युद्ध छेड़ देता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान धारा 121 में दिया गया है। इसके अलावा धारा 124 के तहत देश के राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक लोगों पर अगर कोई हमला करता है तो धारा 124 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। ओके, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड धारा 120 बी में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो विधि विरुद्ध जो जमाव है वो आईपीसी की धारा 141 में उल्लेखित है। विधि विरुद्ध जमाव को आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन स्थान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? यह जो प्रावधान है आईपीसी की धारा 153 ख में किया गया है। इसके अलावा देखिए, धर्म, जाति या मूल वंश के आधार पर अगर किसी समूह के बीच में आप शत्रुता पैदा करते हो तो इसके लिए जो दंड है वो 153 क में दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, धारा 154 में उस अपराधी के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है जिसकी जमीन पर विधि विरुद्ध जमाव किया जा रहा है। ओके, तो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन स्थान का जो उपबंध है वो आईपीसी की धारा 153 ख में किया गया है। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगे को परिभाषित करती है? तो आईपीसी की धारा 159 में दंगे को परिभाषित किया गया है। तो यहां आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके अलावा 160 में दंगे के लिए दंड का उपबंध किया गया है। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है तो इसे याद रखिएगा। दंगे की परिभाषा 159 और दंगे के लिए दंड 160 में उल्लेखित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 186। इसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालता है या किसी भी लोक सेवक को कार्य करने से रोकता है तो ऐसी कंडीशन में 3 माह तक के कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर सी। आईपीसी की धारा 186 में लोक सेवक को कार्य करने से रोकना एक दंडनीय अपराध है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 इन कृत्यों से संबंधित है। वेरी सिंपल, भारतीय दंड संहिता की धारा देखिए 359 से लेकर 374 तक बलात्श्रम, गुलाम बनाना या जबरन मजदूरी करवाना इन कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है? तो आईपीसी की धारा 364 में फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। तो भारतीय दंड संहिता में देखिए चोरी को धारा 378 में परिभाषित किया गया है। अब चोरी होती क्या है? तो किसी भी व्यक्ति का सामान जिसका वह स्वामी है उससे बिना इजाजत के या बिना उससे पूछे ले लेना ही चोरी कहलाती है। इसे परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा 378 में। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। तो देखिए, चोरी के बारे में आपको पता चल ही गया कि चोरी 378 में उल्लेखित है। इसके अलावा लूट को 390 में परिभाषित किया गया है और डकैती को 391 में परिभाषित किया गया है। तो धारा 378 में चोरी, 390 में लूट और 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर हमसे लूट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे आ जाइए, महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है। तो इस अपराध के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में उल्लेखित किया गया है। तो महिला की लज्जा भंग करने संबंधित जो अपराध है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत
दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में दहेज मांगने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो दहेज मौत का जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसे सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसे न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जो कि अधिकतम देखिए आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो आंसर ए, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो देखिए, ये अवधि हो सकती है दोस्तों 24 घंटे। अगर पुलिस ने देखिए बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। लेकिन देखिए, इसमें यात्रा का जो टाइमिंग है, जहां से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जहां पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इनके बीच की जो यात्रा की अवधि है उसे इन 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बिना वारंट के उसे गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो देखिए, आईपीसी की धारा 45 के अनुसार सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आंसर बी, ऐसे अगर किसी व्यक्ति को जो कि सशस्त्र बल में शामिल है गिरफ्तार किया जाना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी की धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है? तो 2 या 2 से अधिक कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त हो जो कि अवैधानिक है या अवैध है और वह कार्य वे अवैध साधनों के द्वारा करने या कराने के लिए सहमत है, तो इसे ही आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है, जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा 120 का में किया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गर्भपात कारित करना किस धारा से संबंधित है? किसी भी लेडी का देखिए अगर जबरदस्ती गर्भपात करवाया जाता है तो ये आईपीसी की धारा 312 के तहत दंडनीय अपराध है। तो आंसर ए, गर्भपात कारित करना धारा 312 के तहत किया गया दंडनीय अपराध है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने आईपीसी और सीआरपीसी के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में समझा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।